राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष फफी अहमद के द्वारा ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबर विस्तार से। प्रदेश के जनसंख्या में बहुतायत संख्या मजदूरों का है, जहां मजदूर सरकार द्वारा संचालित निगम मंडल से लेकर सरकार के विभिन्न विभागों में से लोक निर्माण विभाग, पीएचई विभाग, जल संसाधन विभाग ऐसे और भी निर्माण विभाग द्वारा जारी टेंडरों के अधीन कार्यरत ठेकेदारों के अंतर्गत कार्य करते हैं, जहां सरकार के द्वारा बनाए नियम के तहत न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कहीं नहीं होता। बावजूद प्रदेश भर में श्रम विभाग के नाम पर पूरा सरकारी अमला का व्यवस्था मौजूद है। यहाँ हजारों के तादाद में अधिकारी, कर्मचारी व लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से नेता विराजमान हैं। यह मानकर चले कि श्रमिकों के नाम पर प्रदेश में करोड़ों रुपए का बंदरबाट हो रहा है, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राइवेट संस्थानों में तो जमकर भर्राफाही खुले आंख से कहीं भी देखा जा सकता है। श्रमिकों को कहीं न्याय मिलने की आशा कल्पना भी नहीं की जा सकती। पूरे प्रदेश में ठेकेदारों के द्वारा खुलेआम लूट मचा कर रखे हैं और कहीं भी न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होते दिखाई नहीं देता। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष फफी अहमद राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि विभिन्न श्रम अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों को हित लाभ कराना आवश्यक है, जहां न्यूनतम वेतन अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, उपादान भुगतान अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम, अंतर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, संविदा श्रमिक अधिनियम, छत्तीसगढ़ नियोजन अधिनियम, बालक एवं किशोर परम अधिनियम तथा श्रमिक हेतु विभिन्न हितकारी अधिनियम लागू है। बावजूद शिकायत मिलने पर श्रम कल्याण मंडल को कार्यवाही का अधिकार प्राप्त नहीं है। यूँ कहे कि यह सारे नियम प्रदेश में दस्तावेजी है और इनकी हकीकत कुछ और है। श्रम विभाग के अध्यक्ष ने कहा कि अधिनियम के अंतर्गत हो रहे उल्लंघन की शिकायत ऑनलाइन स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर करे, कार्रवाई होगी। उन्होंने जो कहा आप भी देखें वीडियो। और आज श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से राजनांदगांव जिले में श्रमिक जागरूकता सम्मेलन 2 स्थानों पे की गई और वहाँ श्रमिकों को जागरूक करने के लिए श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से जितनी योजनाएं संचालित हैं उसकी जानकारी देने के उद्देश्य से और उन योजनाओं का लाभ श्रमिकों को कैसे मिल पाए, इस संबंध में हम लोग पूरे प्रदेश भर में हर जिले में सम्मेलन कर रहे हैं और श्रमिकों को जागरूक भी कर रहे हैं और उनके कोई सवाल है तो उसका भी जवाब दे रहे हैं और निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, माननीय TS बाबा साहब की सरकार है और सभी सम्मानित जितने भी मंत्रीगण हैं सभी के द्वारा बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं और 4.25 साल पहले छत्तीसगढ़ की जनता के माध्यम से एक बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिला और जिसके कारण हम सरकार में आए और सरकार में आने के बाद जो सरकार की प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता है कि मजदूरों के जीवन स्तर में बदलाव लाना और इसको ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के उद्देश्य से श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और नवीन योजनाओं की शुरुआत की जा रही है और उसी के अंतर्गत कि श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से 1ली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को हम 3,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में दे रहे हैं। उसी तरीके से 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को हम 6,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में दे रहे हैं और जो BA, BSc, BCom ग्रेजुएशन करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको प्रति वर्ष हम 15,000 रुपये दे रहे हैं। उसी तरीके से PG करने वाले जो MA, MSc या MCom करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनको 30,000 रुपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से कांग्रेस की सरकार के द्वारा की गई है और इससे आपके राजनांदगांव जिले में पिछले वर्ष 16 लाख रुपए हम लोग छात्रवृत्ति के रूप में यहाँ के संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों को हम श्रमिकों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने का प्रावधान है और उसी तरीके से श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से या श्रम विभाग के माध्यम से
साइकिल और जो सिलाई मशीन का पहले वितरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय साइकिल और मशीनों सिलाई मशीनों का वितरण जब किया जाता था, उस समय भेदभावपूर्ण तरीके से वितरण किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों को दिया जाता था। और आज कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार में बगैर किसी भेदभाव के सभी को एक नज़र से देखा जा रहा है और 56 करोड़ रुपये सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया श्रम विभाग के माध्यम से, जिससे कि कोई ये आरोप न लगा पाए कि गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई कमी या कोई शिकायत रह गई। पहले जो 15 साल की सरकार में आम जनता के सामने है उनका कार्यकाल कि किस तरीके से जो साइकिल या सिलाई मशीन का वितरण किया जाता था, उसमें किस गुणवत्ता के साइकिल का वितरण किया जाता था और किस गुणवत्ता के जो सिलाई मशीन है उसका वितरण किया जाता था। उसी तरीके से 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 लाख श्रमिकों का पंजीयन उनके माध्यम से किया गया था और कांग्रेस के पौने 5 साल की सरकार में आज हम 2,57,000 श्रमिकों को जोड़ने का काम किए हैं। आज श्रम कल्याण मंडल में संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी संख्या 4,57,000 है और आज हम जो विसंगतियाँ थी, जो कमियाँ थी, उन कमियों को भी दूर करने का काम श्रम कल्याण मंडल में कर रहे हैं। पहले असंगठित कर्मकार मंडल और भवन सह निर्माण कर्मकार मंडल के जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनसे 5 रुपये में गर्म पौष्टिक भोजन दिया जाता था और संगठित क्षेत्र के श्रम कल्याण मंडल के जो श्रमिक हैं उनसे 10 रुपये लिया जाता था। उस विसंगति को भी 20 जुलाई को दूर कर दी गई है और शासन से इस संबंध में भी अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अब सभी श्रमिक जो श्रम विभाग के श्रमिक हैं सभी से 5 रुपये में पौष्टिक भोजन का पैसा उनको देना पड़ेगा। तो ये श्रम कल्याण मंडल की मोटी मोटी कुछ जानकारियाँ हैं। उसी तरीके से आज श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से जो उच्च शिक्षा में जो श्रमिक हैं, जो संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, उनके बच्चे यदि उच्च शिक्षा में उनका सिलेक्शन होता है, नीट में, आईटी में, आईआईटी में, एनआईटी में या उच्च शिक्षा में जहाँ कहीं प्रशासकीय सीट में सिलेक्शन यदि होता है तो श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से प्रति वर्ष उनको 50,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से जो श्रमिकों के बच्चे हैं उनको खेल कूद में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हम एक नवीन योजना की शुरुआत किए हैं। इस क्षेत्र के श्रमिकों से लगातार जो मुलाकात हो रही है, मैं ये पहले जब इस मंडल में मेरी ज्वाइनिंग हुई और मैं उस दिनांक को देखा था और मैं ये जानकारी जो प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई थी कि श्रमिकों का पंजीयन बहुत कम है पूरे स्टेट में। आप समझेंगे श्रम कल्याण मंडल में 10 या 10 से अधिक की संख्या में किसी भी संस्थान में यदि संगठित होकर यदि श्रमिक काम कर रहे हैं तो वो श्रम कल्याण मंडल के दायरे में आएंगे और फैक्ट्री या बड़े उद्योग ही इसके अंतर्गत नहीं आता, बल्कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट होटल है, अगर होटल है या बड़ा किराने का दुकान है, बड़ा कपड़े का दुकान है, यदि वहाँ श्रमिक काम कर रहे हैं तो वो श्रम कल्याण मंडल के दायरे में आएंगे। मेरे को ऐसा लगा कि श्रम कल्याण मंडल की पहुँच अभी तक संस्थानों तक भी नहीं है और उनको जानकारी भी नहीं, नियोजक भी कोई दुर्भावना हो उनके मन में, ऐसा नहीं था, बल्कि जानकारी का अभाव दिखा। और इस जानकारी को जब हम लोगों के माध्यम से पंपलेट के द्वारा और जगह जगह जब हम लोग जागरूकता सम्मेलन किए, इस माध्यम से जब अपनी बात को हम वहाँ तक पहुँचाने में कुछ हद तक सफल रहे और 15,000 श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से छत्तीसगढ़ बनने के बाद पौने 5 साल के कार्यकाल में पहली बार नोटिस जारी किया गया, चूँकि ये भी एक सशक्त माध्यम बना कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और जब नोटिस के कारण उन लोगों को भी जवाब देना पड़ा और लोगों का पंजीयन कराना पड़ा और इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि 2,57,000 श्रमिकों का पंजीयन कराने में हम सफल रहे। और आज जिन संस्थानों के माध्यम से अगर जवाब नहीं दिया जा रहा है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से 500 से अधिक प्रकरण न्यायालय में दायर कराया गया है जो नोटिस का जवाब नहीं दे पाए। तो हम लोगों को जहाँ कहीं भी ऐसा लग रहा है कि अगर कोई शिकायत है या इस क्षेत्र में जो संगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं तो हम अपने श्रम डिपार्टमेंट के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके माध्यम से भी प्रयास करते हैं कि उनको बताएं, पहले नोटिस न दें, पहले बताएं कि ऐसा ऐसा प्रावधान है। और यदि 10 लोगों का पंजीयन कराएंगे तो मात्र 1,200 रुपये लगेगा साल का
और अगर न्यूनतम लाभ अगर 10 श्रमिक हैं और एवरेज में 10 बच्चे अगर छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं और सबसे न्यूनतम लाभ उठा रहे हैं 3,000 का, तो भी 10 का 30,000 हो जाता है। अगर 1,200 रुपया वो जमा करेंगे तो 30,000 का लाभ श्रमिकों को दिलवाने में वो सफल होंगे और ये बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि उसमें संस्थानों के माध्यम से भी काफ़ी सहयोग मिला है। आपके ज़िले में जहाँ पे 6,000 श्रमिकों का पंजीयन हुआ करता था, आज के डेट में 14,600 कुछ श्रमिकों का पंजीयन कराने में हम सफल रहे। कुल संख्या हो गई है 14,000 कुछ, यानी मोटा मोटी 14.5 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में संगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनका हम पंजीयन ज़्यादा से ज़्यादा कराने में सफल रहेंगे और श्रम कल्याण मंडल में जितनी योजनाएं संचालित हैं उसका लाभ दिलाने में हम सक्षम होंगे। सभी जिलों की बात आई थी, उसके ऑडिट को लेकर ऑडिट की थी और करोड़ों रुपए का घोटाला था पूर्व में, उसकी जांच अब तक आई है या नहीं आई है, उस पर क्या कहना है? श्रम कल्याण मंडल में एक ऑडिट ऑब्जेक्शन आया हुआ था पूर्व के कार्यकाल का। जब वो ऑडिट रिपोर्ट चूंकि मंडल की बैठक में प्रस्तुत की गई, जिसमें लगभग 82 लाख रुपए का ये वो आशंका व्यक्त किया गया कि 82 लाख रुपए की गड़बड़ी, 88-82 कुछ ऐसा लगभग 1 करोड़, ठीक बोल रहे हैं आप कि 88-82 वो आंकड़ा एकदम से याद नहीं है, लेकिन 1 करोड़ के लगभग वो ये ऑडिट रिपोर्टर के माध्यम से ये रिपोर्ट दिया गया था कि इसमें गड़बड़ी की आशंका है और अगर जांच होगी तो और भी गड़बड़ी आने की संभावना है। और इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए इसमें जांच कमेटी बनाई गई थी और जांच कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया कि इतना जो दस्तावेज है और जितने आंकड़े उसमें प्रस्तुत किए गए हैं, ये संभव नहीं है कि मंडल के जो सम्मानित सदस्य हैं वो इसकी जांच पूरी तरीके से कर पाए। अतः सीए की नियुक्ति करके और इसकी जांच कराई जाए। तो हम इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा चुके हैं कि सीए के माध्यम से इसकी जांच कराई जा रही है और निश्चित रूप से इसका भी खुलासा कराया जाएगा। ऐसे मामलों पर आपकी कमेटी को आने की वजह आपने एसीबी को क्यों दी? क्या ऐसे कारण है कि आपने इतने लंबे मामले में एसीबी को? उसमें स्पष्ट नहीं बताया गया है। स्पष्ट ये है कि वो आशंका व्यक्त किया गया। ऑडिटर ने ये नहीं कहा है कि 82 लाख रुपए का घोटाला हुआ, उसने ये लिखा है कि आशंका व्यक्त किया है कि भाई इतने 82-88 जो भी है आंकड़ा, उसमें ये कहा कि ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि भाई जैसे इसमें गड़बड़ी की आशंका है, इसलिए हम उसमें पुनः जांच कर रहे हैं। संस्थान अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाए, इसके लिए विभाग के क्या सिस्टम है? संस्थान अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाए, इसके लिए विभाग का क्या सिस्टम है? कुछ योजना या कुछ विभाग इसमें एक तो जागरूकता ही एक सिस्टम दिखता है। अनिवार्यता क्या है? अनिवार्यता में ये है कि जैसे किसी भी संस्थान में 10 या 10 से अधिक की संख्या में यदि श्रमिक एक साथ काम कर रहे हैं तो वो संगठित क्षेत्र के श्रमिक माने जाएंगे और श्रम कल्याण मंडल में उनको पंजीयन कराना अनिवार्य है। अगर नहीं कराया तो उनको विभागीय नोटिस दी जाएगी। राजनांदगांव जिले में कितने लोगों को नोटिस मिला है? संख्या तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि 500 से अधिक नोटिस दिए गए, जिसके आधार पे आपके जिले में 6,000 कुछ श्रमिकों का पंजीयन हुआ करता था और आज 14,000 कुछ की संख्या हम प्राप्त कर चुके हैं। साथ लोग काम कर रहे हैं तो वो भी असंगठित श्रमिक माने जाएंगे और वो असंगठित कर्मकार मंडल में पंजीयन खुद से उनको कराना होगा। 10 रुपये पंजीयन शुल्क लगता है, वहाँ करा सकते हैं। मेरी बातों का जवाब ले ले पहले। तो ये जैसे असंगठित कर्मकार मंडल में उनका पंजीयन होगा और असंगठित कर्मकार मंडल में जो 17 योजनाएं संचालित हैं उसका लाभ लेने के लिए वो पात्र होंगे। उसी तरीके से भवन अन्य निर्माण कर्मकार मंडल में जो निर्माणी मजदूर होते हैं, जो भवन निर्माण करने का काम करते हैं, सड़क निर्माण करने का काम करते हैं, पुलिया निर्माण करने का काम करते हैं, ऐसे जो श्रमिक हैं वो भवन अन्य निर्माण कर्मकार मंडल के दायरे में आएंगे और वहाँ उनका पंजीयन होगा। और हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का 10 या 10 से अधिक की संख्या में जो एक संस्थान में किसी भी संस्थान में अगर काम कर रहे हैं तो हमारे यहाँ उनका पंजीयन। विभाग द्वारा श्रम विभाग द्वारा
कुशल श्रमिक अकुशल श्रमिकों का निर्धारण है, मतलब क्या पेमेंट होना चाहिए, उसके बावजूद भी ठेकेदारों के द्वारा उस भुगतान को नहीं किया जाता। ऐसे कितने शिकायत आपके पास मौजूद हैं? एक आपकी जानकारी में रहे कि श्रम कल्याण मंडल का जो कार्य क्षेत्र है वो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीयन कराना और वो संगठित क्षेत्र के जो संस्थान हैं उनको पंजीयन के लिए नोटिस देना, बाध्य करना, साथ ही जो 120 रुपया प्रति वर्ष एक श्रमिक के विरुद्ध जो पैसा जमा होगा और साथ ही 120 रुपये जितना पैसा श्रम कल्याण मंडल में श्रमिकों के नियोजक के द्वारा जमा कराई जाएगी, उतना ही पैसा सरकार हमको देगी और उन पैसों से हमको वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए योजना बनाना है और उसका क्रियान्वयन कराना है। मैं मजदूरी दर को लेकर वही पे कल्याण करना है, ये हमारा कार्य क्षेत्र है। शेष ये है कि जैसे जहाँ तक श्रम विभाग की जिम्मेदारियों में से ये है कि मिनिमम वेजेस का पालन, लेकिन हम ये बोल के अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि अगर मिनिमम वेजेस का पालन नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हमको कार्यवाही का अधिकार नहीं है, लेकिन उसको संबंधित अधिकारी तक पहुंचाने का, बोलने का और उस पर कार्यवाही कराने का बिल्कुल अधिकार एक नागरिक के तौर पे भी है। और अगर श्रम विभाग का, अगर श्रम कल्याण मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ तो इस नाते वो अधिकार और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, पंपलेट जो दिया गया है उसमें देखिएगा हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, ईमेल एड्रेस जारी किया गया है, उसमें जहाँ कहीं से भी शिकायत आई है और वहाँ पे हम लोगों के माध्यम से उस कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया है और उसमें संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही हुई। कौन करेगा कार्रवाई? कार्रवाई जो इसके सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो करते हैं। इस कार्यवाही नहीं माने जाएंगे तो हम लोग स्कूल में श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से, जैसे वो स्कूल एसोसिएशन वालों से भी जो बात हुई थी, पूरी बातों को सुन लेंगे तो आसानी होगी कि जैसे शिक्षकों को ये माना गया है कि ये श्रमिक नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में ड्राइवर है, क्लीनर है, कंप्यूटर ऑपरेटर है तो वो श्रमिक है, उनका पंजीयन होगा, न कि शिक्षकों का पंजीयन होगा। और शिक्षकों के मानदेय में किसी प्रकार की कोई कमी है तो निश्चित रूप से मिनिमम वेजेस का पालन करना अनिवार्य है और इस संबंध में हम कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। यदि कोई लिखित शिकायत हमारे पास आ जाए तो इसमें हम कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। लिखित शिकायत करने के बाद में कितने दिन तक कार्रवाई हो पाएगा? इसमें समय सीमा निर्धारित करना, जैसे मेरे मंडल के माध्यम से होता तो मैं समय निर्धारित करता, लेकिन इसमें कार्यवाही कराया जाना है। लेकिन ये मान के चलिए कि उचित कार्यवाही और वैधानिक कार्यवाही समय सीमा पे कराने की व्यवस्था बनाई जाए। समय सीमा कोई है? समय सीमा जो भी इसका तय होगा कि जैसे मान लीजिए हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी प्रकरण का निराकरण 1 माह के अंदर होना चाहिए, तो इसमें भी वो लागू होगा कि 1 माह के अंदर इसमें जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हो, इसमें कार्यवाही हो।